प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। विभिन्न बिंदुओं पर आज प्रकाश डाला जाएगा, जिसे आप सभी विद्यार्थीगण बड़ी ही गहनता के साथ, बड़ी ही डीपली अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीव जगत क्या है। जीव जगत जीवों का संसार, अर्थात इस वर्ल्ड में, इस संसार में बहुत काफी संख्या में जीव हैं, अर्थात जीवों से ही जगत का निर्माण हुआ है। जीव नहीं होते तो जगत का निर्माण नहीं होता। जीव से ही यह पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड, यूनिवर्स मोटिवेट हो रहा है, चल रहा है। तो आज सर्वप्रथम हम जीव जगत के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। इस चैप्टर में सजीवों और उनके वर्गीकरण से संबंध विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। सजीवों और उनके वर्गीकरण से संबंध विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सजीवों के बारे में और उनके वर्गीकरण के बारे में प्रकाश डाला गया है। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं जीवन क्या है, लाइफ क्या है। लाइफ को किसी जीवधारी के विशिष्ट लक्षणों के द्वारा ही परिभाषित किया जा सकता है, उसे डिफाइन किया जा सकता है। और उनके विशिष्ट लक्षणों के रूप में भली भांति प्रदर्शित किया जा सकता है। जीवधारी के लक्षण के आधार पर ही हम उनके जीवन को, लाइफ को समझ सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जीव क्या है? व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? जीव क्या है? जैसे हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर दो प्रकार के, या कह सकते हैं दो प्रकार की वस्तु हैं। एक वस्तु निर्जीव, जिसे नॉन लिविंग कहते हैं। दूसरी वस्तु सजीव, जिसे लिविंग कहते हैं। अब दोनों कैसे मिलकर बने हैं? तो हम कह सकते हैं कि दोनों वस्तु निश्चित रूप से रासायनिक तत्वों से मिलकर ही बने हैं। अर्थात हम कह सकते हैं निर्जीवों की भांति सजीव रासायनिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं।
अतः सजीवों के विशिष्ट लक्षणों के आधार पर हम जीव को परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात जीव की परिभाषा हम निकाल सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलकर एक पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलकर, ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूर्ण जीवधारी का निर्माण करते हैं। इस तरह से एक जीव का निर्माण हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ रहे होंगे कि अंग तंत्र क्या होता है। अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, अंग तंत्र कैसे बनता है। तो सबसे पहले अंग तंत्र को जानने के लिए हम आपको पहुंचाएंगे सेल के ऊपर। तो अभी ये प्रकाश डाला जाएगा जब सजीवों के लक्षण के बारे में आपको बताया जाएगा। सजीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, परीक्षा उपयोगी भी है। सजीवों के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जिन्हें हमें उच्च स्तर पर जानना जरूरी होता है। जैसे पहली विशेषता सजीवों की है, सजीव सुसंगठित होते हैं। सजीव ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सुसंगठित होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि वास्तव में सुसंगठित क्या है। जीवों का जो जटिल शारीरिक संगठन का प्रारूप होता है वह कहां से शुरू होता है, उसका प्रारंभ कहां से होता है, परमाणुओं से होता है। परमाणु क्या है, परमाणु एटम क्या है, तत्वों की मौलिक इकाई परमाणु कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी जीव का निर्माण उस मौलिक इकाई से मिलकर हुआ है, अर्थात तत्वों की मौलिक इकाई से मिलकर हुआ है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। विभिन्न प्रकार के अणु विशिष्ट प्रकार से संयोजित होकर जीव शरीर की, लिविंग बॉडी की एक फंडामेंटल यूनिट, मौलिक इकाई का निर्माण करते हैं। उस फंडामेंटल यूनिट को सेल कहते हैं। मैंने भी बताया कि सेल भी आएगा, उसे सेल कहा जाता है। जो सेल्स होती है ये एक कोशिकीय जीवों की भांति कार्य करती हैं। क्योंकि वो साधारण होती है। तो सेल्स की परिभाषा आपने जाना कि विभिन्न प्रकार के अणु विशिष्ट प्रकार से संयोजित होकर जीव शरीर की मौलिक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल, इसको हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इसी तरह से
एक परिभाषा और हम निकाल सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी इज नोन एज सेल। जीव शरीर की मौलिक इकाई कोश क्या कहलाती है। ये परिभाषा तो आसान है, याद हो ही जाएगा। इसी तरह से जो है एक परिभाषा है कि कोशिका जैव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अर्थात जैव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। तो इस तरह से ये डिफाइन किया गया। सेल का जो समूह होता है, कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिकाओं के समूह से मिलकर के आपका जो है टिश्यू बनता है। टिश्यू, जिसे टिश्यू को हम कहते हैं ऊतक। अर्थात ये हम कह सकते हैं कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ऊतकों से अंग का निर्माण होता है और अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलकर के एक पूर्ण जीवधारी का निर्माण करते हैं। पूर्ण जीवधारी का निर्माण करते हैं। इस तरह से जो है एक पूर्ण जीवधारी बन जाता है और जीव की परिभाषा भी स्पष्ट हो जाता है। अब हमें यह समझना है कि एक ही प्रजाति के एक ही स्थान पर निवास करने वाले जीव, एक ही प्रजाति के एक ही स्थान पर जो जीव निवास करते हैं, ऐसे जीवों को हम समष्टि कहते हैं। समष्टि, उसे समष्टि कहते हैं, या इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स आबादी भी होता है, जनसंख्या भी होती है। अर्थात एक ही प्रजाति के अगर एक ही स्थान पर बहुत से जीव पाए जाते हैं तो ऐसे जीवों को हम समष्टि, ऐसे जीव समष्टि का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार की जीवों की समष्टियां सामूहिक रूप से जैव समुदाय का निर्माण करती हैं। कह सकते हैं हम बायोटिक कम्युनिटी का निर्माण करती हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के जीवों की समष्टियां आपस में मिलकर, यानी समष्टि जो है, समष्टि आपस में मिलकर, विभिन्न समष्टि आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जैव समुदाय, बायोटिक जीव समुदाय अपने मौलिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रियाओं, यानी इंटरेक्शन के द्वारा, अन्योन्य क्रियाओं का मतलब उनके अंदर जो क्रियाएं संपन्न होती हैं, जो इंटरेक्शन होता है, उनके द्वारा इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, पारतंत्र का निर्माण करते हैं। अब यहां पारतंत्र भी आप समझ जाएंगे, पारतंत्र की परिभाषा निकल जाएगा इकोसिस्टम का। अर्थात जीव समुदाय अपने भौतिक पर्यावरण से, जीव समुदाय अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रियाओं द्वारा जिस सिस्टम का निर्माण करती हैं
जिस तंत्र का निर्माण करती हैं, उस तंत्र को पार्य तंत्र कहा जाता है, या उसी को हम इको सिस्टम कहते हैं। उसी को इको सिस्टम कहा जाता है, पार्य तंत्र कहा जाता है, पार्य तंत्र, इको सिस्टम। प्यारे बच्चों, इको सिस्टम बहुत ही अच्छा पॉइंट है और यह भी परीक्षा उपयोगी है। इसी प्रकार पृथ्वी के सभी पार्यतंत्र मिलकर, पृथ्वी के सभी पार्यतंत्र मिलकर, सभी इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? जैवमंडल का निर्माण करते हैं, बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। जैवमंडल, जैवमंडल यानी बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी पार्यतंत्र होते हैं, जो भी इकोसिस्टम होता है, ऐसे इकोसिस्टम मिलकर के जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जीव जगत में संगठन का प्रत्येक स्तर अपने से पिछले स्तर से जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अतः आणविक स्तर पर ही हम सजीवों और निर्जीवों में भेद स्पष्ट कर सकते हैं। आणविक स्तर पर निर्जीवों में इस विशिष्ट संगठन का या जो विशिष्ट संगठन स्तर होता है उसका अभाव होता है। जैसे हम कह सकते हैं, कोयले का एक बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, कोयले के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, तोड़ने पर कोयले के गुण समान होते हैं। और एक पौधे के अगर पौधा ले लीजिए और पौधे के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, तो क्या वह पौधा का एक भाग क्या पूर्ण पौधे के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं? एक पौधे के अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो वह टुकड़े एक पूर्ण पौधे की भांति कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस चाप को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो यह इसका एक छोटा टुकड़ा उस चाप के गुण को प्रदर्शित कर सकता है। तो इस तरह से सजीव और निर्जीव में भेद हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकीय संगठन जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण है। कोशिकीय संगठन अर्थात किसी भी जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर के बना होता है। दूसरा मुख्य पॉइंट है, सजीव एक खुला तंत्र है। सजीव एक खुला तंत्र है, लिविंग इन एन ओपन सिस्टम। अब सजीव खुला तंत्र कैसे है? क्योंकि वह सजीव विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाओं को संपादित करता है। बायो एक्टिविटीज और ऐसी क्रियाओं को वह बिना किसी अवरोध के निर्विघ्न रूप से वह संपन्न करता है और उसे संपन्न करने के लिए बाहर से लगातार पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स तथा एनर्जी प्राप्त करता है। भोजन से पोषक तत्व मिलता ही है, आप जानते हैं। उसका उपयोग या तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या तो शरीर के संरचनात्मक घटक के रूप में, कंपोनेंट के रूप में होता है। ऊर्जा अर्थात हम कह सकते हैं ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो किसी भी सजीव के लिए, कार्य करने के लिए पर्याप्त होती है। एक क्षमता होती है
हम कह सकते हैं कि कार्य करने की शक्ति जो कार्य करने की शक्ति होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा या कार्य करने की शक्ति सिर्फ अथवा जीव की जीवित अवस्था हेतु आवश्यक संगठन बनाए रखती है, क्योंकि कोशिकाओं के को ही स्ट्रांग रखना बहुत ही आवश्यक होता है। कोशिकाओं को मजबूत रखना बहुत ही आवश्यक होता है। कोशिकाओं से ही हमारे शरीर की संपूर्ण जैविक क्रियाएं संपादित होती हैं। कोशिकाएं जब भी खो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, तो हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं, जो जैव क्रियाएं हैं, बिल्कुल बाधित हो जाएंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये टाइप ऑफ सिस्टम होता है, ये निश्चित रूप से टाइप ऑफ सिस्टम दो प्रकार का है। एक ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है। एक खुला तंत्र है, एक बंद तंत्र है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो खुला तंत्र ऐसा तंत्र जिनमें कंटिन्यू रूप से, सतत रूप से पदार्थों व ऊर्जा की आवक इनपुट तथा जावक आउटपुट, दो शब्द है, ध्यान देंगे। इस पर दो शब्द है, ये आपको ध्यान देना है। खुला तंत्र में दो चीज है, बहुत आवश्यक चीज है। एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट को कहते हैं आवक, एक है जावक। विद्यार्थियों आप ध्यान देंगे, यह खुला तंत्र में दो शब्द हैं, इनपुट और आउटपुट। ऐसा तंत्र जिसमें सतत रूप से पदार्थों व ऊर्जा की आवक यानी इनपुट तथा जावक यानी आउटपुट होता है, उसे खुला तंत्र कहते हैं। ऊर्जा की अनुपस्थिति में किसी भी तंत्र की तरह सजीवों में भी अनियमितताएं, डिसऑर्डरलीनेस होता है। इसी अनियमितता को हम एंट्रोपी कहते हैं, और इस तरह से सजीवों का जो संगठनात्मक स्तर होता है वह बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी छिन्न भिन्न हो जाता है, और सजीवों की जो शारीरिक गतिविधि है वह बिगड़ जाती है। दूसरी चीज है बंद तंत्र, ओपन सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं, खुला तंत्र हमेशा सजीवों में होता है, क्योंकि सजीवों में बायोटिक एक्टिविटीज होती है, जैविक क्रियाएं होती हैं, जिसे हम इस जैविक क्रिया को निरंतर संपन्न करते रहते हैं। ऐसी जैविक क्रिया, और वह जैविक क्रिया क्या है आप सभी को जानते होंगे। उस जैविक क्रिया को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं उपापचय। उपापचय के दो भाग हैं, अगर उनको अलग अलग शब्दों में बांट दिया जाए तो दो भाग है उपापचय में। उपचय और अपचय मिलकर के उपापचय बनाते हैं। उपचय एनाबॉलिज्म और अपचय केटाबॉलिज्म कहा जाता है। उपचय में प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं, जैसे वायु से सांस लेना, श्वसन क्रिया करना, भोजन ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करना,
ये आपका जो है उपचय है, और अपचय में भोजन का पाचन हमारा शुरू हो जाता है, हमें ऊर्जा मिल जाती है पूरे शरीर को, और भोजन का पाचन होता है। भोजन का जो शेष अंश, जो अपचित भाग होता है, जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, रेजिडुअल सबस्टेंसेस कहते हैं, अर्थात वह यानी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वह जीव अपने शरीर से बाहर करता है। तो ये सब क्रियाएं होती हैं मेटाबॉलिक। प्यारे बच्चों, यदि मेटाबॉलिज्म की क्रिया हमारे शरीर में बाधित हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे शरीर की संपूर्ण गतिविधि बंद हो जाएगी। इसलिए सजीव क्या है? खुला तंत्र है। तो हम कह सकते हैं ए लिविंग बीइंग इज एन ओपन सिस्टम। सजीव क्या है? एक खुला तंत्र है। और निर्जीव क्या है? एक बंद तंत्र है, क्लोज सिस्टम है। क्योंकि सजीव तंत्र से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ व विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का आउटपुट भी होता है, निकलता भी है। सजीव कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता भी है, हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालता है, और कुछ ऐसी ऊर्जा भी होती है जिन्हें वो बाहर निकालता है। जैसे आप महसूस करते होंगे जब कार्य करते हैं तो आपके शरीर में कुछ हीट महसूस होती है, पसीना होता है। वह पसीना क्या है? वह ऊर्जा का ही एक लक्षण, कि ऊर्जा के रूप में वो बाहर निकलता है। इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आउटपुट। और हम जो अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, जैसे पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ जिसको हम ग्रहण करते हैं, तो ये क्या है? इसे कहते हैं इनपुट या उसे कहते हैं आवक। और आउटपुट क्या कहते हैं? जावक। तो ये दो बिंदुओं पर निश्चित रूप से आप अवश्य ध्यान देंगे। सजीव तंत्र से मैंने बताया कि लगातार CO2, नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ क्या वह ऊर्जा आउटपुट होता है, क्योंकि इनका एकत्रित होना हमारे जीव शरीर में या जीव शरीर के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा, ये हार्मफुल होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सजीव हमेशा ऑलवेज एक खुला तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जा सकता है कि ऊर्जा जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन यह बिल्कुल इनपुट है, यानी उपापचय क्रिया में भाग लेता है। इसके बाद ऊर्जा उष्मा उत्सर्जित पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा जैसे CO2 + H2O, यह जो है आउटपुट का भाग है। मैं भी मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया। अब इसके बाद बच्चों, अब इसी चैप्टर का कुछ शेष भाग कल आप जो है अध्ययन करेंगे।